जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब साजिद तारड़ साहब, वाशिंगटन डीसी से रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा हैं और सदर ट्रंप के इत्तेहादी रहे हैं और मुस्लिम्स फॉर ट्रंप के लिए की कैंपेन भी चलाते रहे हैं। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure. Thank you so much, Chima साहब. Assalamu alaikum to your viewers. थैंक यू। अच्छा तारड़ साहब, आप क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा करीब से समझते हैं और पॉलिटिकली क्योंकि एक्टिव हैं अमेरिका में, तो आप सर, जो मैं पहला सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, जो कि बड़ी एक अजीब सी बात यहां पे साउथ एशिया में ली जा रही है। एक तो कैमला हैरिस, क्योंकि पहली इंडियन अमेरिकन होने की वजह से एक बड़ी नई चीज आ रही है। आप क्या समझते हैं? इस वक्त सुना है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इंडियंस बहुत ज्यादा है, इसकी क्या वजह है और आप इसको कैसे देख रहे हैं? मैं चीमा साहब सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरी ऑलमोस्ट इस पे बहुत रिसर्च है। अब ओरिजिनली आई एम अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सिंस लॉन्ग टाइम, और उसमें मैं और दूसरा मेरा सब्जेक्ट मैटर है। मैं आई एम अ लॉयर बाय एजुकेशन। मेरा इसमें इस वक्त, बल्कि आज से नहीं, मैं पिछले 10 साल से, बल्कि इंडिया अमेरिकन रिलेशनशिप जो है उसकी बुनियाद क्लिंटन पीरियड में आई थी। उसके बाद झुकाव मुसलसल अमेरिका का इंडिया की तरफ जाता नजर आया। ओबामा साहब ने उसको मजीद तकवीयत बख्शी। उसके बाद अब की मैं सूरत हाल आपको बताना चाहता हूँ। ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी में भी उनका मुसलसल इन्फ्लुएंस। दो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रिपब्लिकन पार्टी ने पैदा किए, दोनों इंडियन डिसेंट के, एशियन में से, एक बॉबी जिंदल और निक्की हेली। उसके बाद डेमोक्रेट पार्टी की साइड पे आए 5 सिटिंग कांग्रेसमैन इस वक्त इंडियन डिसेंट के, 5। उसके बाद ये है कि इस वक्त जो अपॉइंटमेंट्स हैं तकरीबन 20 के लगभग पॉलिसी रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इंडियन डिसेंट से इस प्रेसिडेंशियल बाइडेन कैंपेन में, वर्सेस 2 पाकिस्तानी। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि वो जो की उनकी अपॉइंटमेंट्स हैं, एक नीरा टंडन है जो $4 ट्रिलियन की इंचार्ज होंगी, वो बजट एडवाइजर हैं। उसके बाद सर्जन जनरल है उनके मिस्टर मूर्ति, विवेक मूर्ति। उसके बाद आप देखें तो लाइन है, एक लाइन इस तरीके से है कि व्हाइट हाउस प्रेसिडेंट के जो स्पीच राइटर होंगे वो भी इंडियन डिसेंट के, जो उनके वहां पे व्हाइट हाउस के मीडिया के इंचार्ज होंगे पॉलिसी के वो भी इंडियन, व्हाइट हाउस के जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन चीजें इंटरनेट के इंचार्ज वो भी इंडियन होंगे। और 20 के करीब आप सोचें कि उनका क्या इन्फ्लुएंस होगा। और उसमें कैमला हैरिस तो शी इज ऑन टॉप ऑफ इट, एंड शी हैज हर मदर एंड फैमिली बीइंग फ्रॉम इंडिया। और दूसरा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इफ वी गो फर्दर अप, मैंने इसके बारे में रिसेंटली कई आर्टिकल पढ़े कि इस वक्त न्यूयॉर्क पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या क्या लिखा जा रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट में क्या क्या लिखा जा रहा है। एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में हो क्या रहा है। वॉशिंगटन डीसी में सब वो लोग वापस आ चुके हैं जो ओबामा पीरियड में एडवाइजर थे। इस वक्त इनडायरेक्टली गवर्नमेंट इज रन बाय ओबामा। जो बाइडेन है, एक तो वो एज के इस हिस्से पे पहुंच चुके हैं, और दूसरा उनकी जो हेल्थ है उस लिहाज से आपने देखा होगा जब वो बोलते हैं उनके भी क्या उस वक्त सूरत हाल होती। तो इन वजूहात पे इस वक्त, बल्कि कैमला हैरिस के बारे में यहां पे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शी इज अ कमांडर इन चीफ। तो इस वक्त 2 लोग जो है वो मिलकर गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक तो ओबामा साहब और उनके साथ उनकी सपोर्ट होगी कैमला हैरिस की। अब ओबामा पीरियड में जो रिलेशनशिप थे, एक सबसे बड़ी जो ओबामा पीरियड में, थोड़ा सा आपको वापस लेके जाना चाहूंगा, ओबामा साहब की फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर थी, उनकी कोई ग्रिप नहीं थी फॉरेन पॉलिसी पे। उसकी मैं मिसाल दूंगा आपको, चाइना, साउथ चाइना सी में चले गए, आपके सी पैक बनना शुरू हो गया, रशिया क्रीमिया और यूक्रेन में गया, और सीरिया में रशियन फौजी भी चले गए, ईरान भी खुल खुला के सीरिया में चला गया। और ओबामा साहब जो थे वो मुसलसल रेड लाइन ड्रा करते रहे। अब उसकी मैं एक छोटी सी मिसाल आपको थोड़ा सा बताऊंगा, स्टार्ट हो चुका है। चाइना ने स्टडी कर लिया है कि फॉरेन पॉलिसी पे अमेरिका की स्ट्रेंथ नहीं है, उन्होंने बर्मा में कू करा दिया क्योंकि उनकी वहां पे $36 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। और उस पर रिटेलिएशन क्या की अमेरिकन ने? कुछ भी नहीं की। बाइडेन साहब ने बिल्कुल एक स्लाइड, एक फिक्रा बोला है उसके खिलाफ बर्मा में, लेकिन कैलकुलेशन होती है मुल्कों की कि जो फला प्रेसिडेंट आएगा, क्योंकि इस वक्त जो बाइडेन है वो एक खुली किताब की तरह है। 47 साल का जो एक्सपीरियंस होता है, 47 ईयर्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड होता है, लोग उनसे कैलकुलेट करते हैं, असेस करते हैं, फोरकास्ट करते हैं।
तो उसमें फोरकास्ट हो चुका है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी कमजोर होगी, रशिया दोबारा अपने मसल फ्लैक्स करेगा, चाइना अपने मसल फ्लैक्स करेगा और इंडिया जो है इसका फायदा उठाएगा। अब होना ये है, मैं इसका थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आपको, एंथनी बिल्किंस हमारे नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिन्होंने ईरान का जो डील थी ड्रा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ड्रा किया था, उसमें एडवाइजर थे ओबामा पीरियड में, वो आ चुके हैं। उसके बाद जो सबसे दूसरी उससे भी बड़ी एक अपॉइंटमेंट है लॉयड ऑस्टिन, फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन जो डिफेंस के उनको पोर्टफोलियो दिया गया। ये वही है जिन्होंने सलाला चेक पोस्ट पे अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 26 सोल्जर जो थे उनकी शहादत हुई थी, जिनमें एक कैप्टन और मेजर था, और पाकिस्तान आज तक उनसे माफी की रिक्वेस्ट करता रहा है, लेकिन उन्होंने माफी इस चीज पे नहीं मांगी। दूसरी इसमें जो अपॉइंटमेंट है, वो जब पाकिस्तान में रेमंड डेविड केस हुआ था, उस वक्त जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थी उस वक्त, वो भी इस वक्त जो है एवरल हाइन उनका नाम है, वो भी दोबारा एडमिनिस्ट्रेशन में आ चुकी हैं एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, CIA डिप्टी डायरेक्टर थी उस वक्त। तो ये सारे लोग वो वापस आ चुके हैं। और उससे एक और मैं आपको जो एक टिप देना चाहूंगा, हुसैन हक्कानी साहब, सुनने में आया है कि उनके काफी अच्छे रिलेशनशिप है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, या वैसे भी वो हमेशा कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के जो अगेंस्ट एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ वो उनके साथ अपने रिलेशनशिप वो एस्टेब्लिश करते हैं। तो सुना है कि दे आर अगेन उनकी आईज और ईयर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख ही रहेंगे पाकिस्तान किस तरह जाएगा उसके आगे। हाँ, इसमें एक मैं और चीज ये बताना चाहूंगा आपको कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल फोकस अमेरिका के अंदर है, और दूसरा ये कि जो बाइडेन साहब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो इलेक्शन जीतेंगे। उन्होंने कुछ अपने कैंपेन में ऐसे ऐसे प्रॉमिसेस कर दिए, मैंडेट में ऐसे ऐसे वादे कर दिए, जिस तरह डिफेंडिंग पुलिस के, मैं पुलिस को खत्म कर दूंगा, जिस तरह मैं इमिग्रेशन को खत्म कर दूंगा, ऐसे ऐसे वादे कर दिए थे जो कि मुमकिन नहीं है। तो इंटरनल इश्यूज हैं इस वक्त। उनका टोटल एजेंडा जो है कि वो अमेरिका के अंदर सोशलिज्म को किस तरह इन्फोर्स करना है। अब मैं उसके आपको थोड़े से उसके स्टेप्स बताना चाहूंगा कि रिसेंटली भी क्या हुआ है। पहले 100 डेज में जो उनके प्रॉमिसेस थे उसमें क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने आते ही एक पाइपलाइन जो बन रही थी जिसके साथ बहुत ज्यादा रोजगार वाबस्ता थे, ऑयल इंडिपेंडेंस थी, अमेरिका अपना तेल निकाल रहा था, उन्होंने आते उसको बंद किया। उसका इंपैक्ट होगा, एक तो गैस प्राइसेस ऊपर जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। उसके बाद उन्होंने कैच एंड रिलीज जो पॉलिसी है बॉर्डर पे, उसको उन्होंने फिर दोबारा इन्फोर्स किया कि पकड़ के छोड़ दिया जाता है। इस वक्त 1000 बंदा डेली बेसिस पे बॉर्डर इलीगली क्रॉस कर रहा है। बाइडेन साहब ने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ये हुक्म कर दिया है कि अमेरिकन बॉर्डर को क्रॉस करना इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस एनीमोर। दूसरा, उन्होंने परसों एक इमिग्रेशन बिल भी इंट्रोड्यूस करा दिया जिसमें तकरीबन 20 मिलियन लोगों को 8 साल में नेशनलिटी दी जाएगी। अब मैं दूसरा इंपैक्ट अमेरिका का बताना चाहूंगा। कोविड रिलेटेड इकोनॉमी, कोविड ने 1 लाख रेस्टोरेंट बंद कराया अमेरिका में। अनएम्प्लॉयमेंट अभी तक शोर क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट खुद पैसे पंप कर रही है अपनी इकोनॉमी में। इस आर्टिफिशियल बबल इकोनॉमी, इसने बस्ट होना है जाके इस साल के एंड तक। अब उसके बाद एक तो अपनी अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा 20 मिलियन लोगों को लीगलाइज करना, दूसरा 1000 बंदा डेली बेस पे बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। आप सोचें कि अमेरिका का फ्यूचर कहां जा रहा है। और उनका टोटल फोकस, जिस तरीके से बराक ओबामा का टोटल फोकस इंटरनल था, सोशलिस्ट एजेंडा एनफोर्स करना अमेरिका में, उस वक्त एलबीजीटी कम्युनिटी, लीगलाइजिंग मरवाना और सोशलिज्म, इंटाइटलमेंट्स, फूड स्टैंप्स, वेलफेयर प्रोग्राम, इन पे तवज्जो होगी और इनका फायदा चाइना और रशिया उठाएगा। पाकिस्तान पे इंपैक्ट क्या होगा? पाकिस्तान में करप्शन और मजीद बढ़ेगी। अब मैं उसको बताता हूं क्यों। मैं जी बोले, आप बोले। उसका इंपैक्ट ये है कि सबसे पहले तो आप मुसलसल नीचे जा रहा है आपका ग्राफ करप्शन के लिहाज से। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ग्राफ में 124 से 126 पे चले गए। आप मजीद इसलिए बढ़ेगी क्योंकि चाइना अपना मसल फ्लेक्स करेगा मजीद ज्यादा। जब चाइना के साथ, और आप चाइनीज कैंप में हैं, आपके जब चाइना के प्रोजेक्ट मजीद बढ़ेंगे तो आप पहले भी आपका सारा किकबैक्स और टर्किश किकबैक्स, उस पे आपकी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टीज बन रही हैं, ज्यादा फोकस उसी तरफ फिर दोबारा जाएगा, क्योंकि ये दोनों रशिया और चाइना जो है वो उस रीजन में आपके मसल फ्लेक्स करेंगे। इंडिया रिलेशनशिप बैलेंस करता है हमेशा उनकी। मैं एक ये बात इसको दाद दूंगा कि वो टोटल हर चीज अपने कैंप में नहीं डालता। अमेरिका के साथ जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी रिलेशनशिप बनाए, लेकिन अपने प्यारे राफेल उन्होंने फ्रांस से ले लिए। हम ये इस तरह की आदतें नहीं करते इस तरह की पॉलिसीज। वजह यह है हमारी एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ अपना फायदा सोचती है, वो पाकिस्तान का फायदा नहीं सोचती। जिसकी एक मिसाल ये है
कि पाकिस्तान में हर चीज चाइनीज चाइनीज और अपने बच्चे अभी भी लंदन, दुबई और न्यूयॉर्क बैठे हैं। तो ये इस तरह का एक डबल स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के लिए, जो अच्छा ट्रेंड नहीं। लेकिन तारिक साहब, इस हवाले से मैं एक चीज कहूंगा कि ठीक है, हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो स्टैब्लिशमेंट है, इनके जो जब बच्चे सारे अमेरिका इधर उधर होते हैं, लेकिन उसका देखे ना, चीन तो हमें जो चीजें देता है वो अमेरिका वहां पे तो हार्ड कैश शो करना पड़ता है। देखिए आपने, इंडिया ने फ्रांस से राफेल इसलिए ले लिया, उन्होंने पैसा शो किया, उन्होंने इसराइल से चीजें ले ली, वो रशिया से ले लेते हैं, वो हर जगह ले लेते हैं। लेकिन जो एक तो मैं आपको बात बताऊं, हिलरी क्लिंटन ने माफी मांगी थी सलाला पे। मैं आपको थोड़ा सा इसमें मुझे एग्जैक्टली मुझे याद है जिन अल्फाज में उन्होंने माफी मांगी थी, क्योंकि एहतजाज इन्होंने बहुत किया था, और वो माफी बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे आटे में नमक के हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा वो चीज, वो सॉरी किया था उन्होंने, लेकिन वो जिस तरह चीज होती है वो उस तरह नहीं थी, लेकिन उन्होंने किया था। लेकिन तारिक साहब, जो एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आप समझना चाहता हूं, अगर कैमला जो है, शी इज द कमांडर इन चीफ, ओबामा इज कंट्रोलिंग इट, इंडियंस बहुत ज्यादा व्हाइट हाउस में घुस गए हैं, तो पाकिस्तान तो फिर खत्म समझे वॉशिंगटन में, और व्हाइट हाउस में तो हमारा बिल्कुल पाकिस्तान की कोई अपॉइंटमेंट सिग्निफिकेंस नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी मैं मिसाल आपको याद देता हूं, अभी तक इमरान खान साहब से बात है कि जो बाइडेन साहब ने प्रेसिडेंट बन गए। आपको ये मैं बताना चाहूंगा, जो कि एक डेंजरस एक ट्रेंड है, ये सिग्निफाई करता है द डायरेक्शन ऑफ अमेरिकन रिलेशनशिप। 2 अपॉइंटमेंट्स है पाकिस्तानी डिसेंट्स की यहाँ पे, एक सलमान अहमद साहब हैं जिनको एनवायरमेंटल पॉलिसी में लिया गया, दूसरा जिनको स्टेट डिपार्टमेंट में लिया गया, अली जैदी साहब को क्लाइमेट, एक छोटा सा पोर्टफोलियो, पॉलिसी इंपैक्ट किसी चीज, इन दोनों का भी नहीं है, सिर्फ 2 हैं। और अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, अफसोस के साथ, कि इन चीजों को बजाय पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा यहाँ पे सोचे कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, वो इंडियन अपॉइंटमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमारे साउथ इंडियन तो है ये, हालांकि वो जो हिंदू माइंड सेट है उनकी शक्लें देखना नहीं चाहता, उनके नाम नहीं देखना चाहता लिस्टों में। लेकिन यहाँ पे हमारा जो लिबरल माइंड सेट है, ऐसे ऐसे पाकिस्तानी है मैं समझता हूं जिनमें ये बिल्कुल एक बेवकूफाना सोच है कि वो इंडियन अपॉइंटमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। वो कहते हैं देखो जी देखो हम ही आ गए वहां पे। ये नहीं पता कि जब उन्होंने वेटिंग करनी होती है, आपकी शक्लें क्या देखनी, आपके नामों को वो रिजेक्ट कर देते हैं। क्योंकि मोदी ने जो एक नफरत मुसलमानों के लिए फैलाई है, चाहे ये बच्चे इंडियन अमेरिकन अमेरिका में पैदा होते हैं, लेकिन वो हेटरेड उनके माँ बाप पहले दिन से उनके ज़हन में डालते हैं मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तानियों के खिलाफ। और मैं हैरान हुई वाशिंगटन डीसी में ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग, स्कॉलरली टाइप पाकिस्तानी, दे आर सेलिब्रेटिंग द अपॉइंटमेंट्स ऑफ इंडियन अमेरिकन। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब रिपब्लिकन पार्टी इस दफा कैंपेन में जा रहा था, इस दफा व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ, मेरी वेटिंग प्रोसेस को किया गया था और मेरे 26 ऑब्जेक्शन थे मेरे खिलाफ, जिनमें से 24 ये थे कि मैं कश्मीर के खिलाफ क्यों बोलता रहा हूं। वजह यह थी कि वेटिंग प्रोसेस करने वाले इंडियन अमेरिकन थे। हमारा फ्यूचर आप ये देख लें। आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स में हम कहां आएंगे? पॉलिटिक्स में हमने क्या आना है? मुझे फिक्र, मैं 4 बच्चों का बाप हूं, मुझे अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है। क्यों? क्योंकि इस वक्त कॉर्पोरेट अमेरिका में भी इंडियन छाए हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल देख लें आप, इनके नाम सिंगल आउट किए जाएंगे, इस्लामिक नाम। इनका फ्यूचर, इनके मुस्तकबिल में इनको ग्रो नहीं करने दिया जाएगा। हमारे हालात यहाँ पे ये है। और दूसरा, आपने सबसे बड़ी ज्यादती पीटीआई ने अगले दिन की है, आपकी करंट गवर्नमेंट ने, कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो अमेरिका में रहते हैं या ओवरसीज रहते हैं, इनको वोटिंग का हक दे रहे हैं। इनको कह रहे हैं, और खुदा का नाम लो, आपकी तो पहले याद ही कैबिनेट अमेरिकन और ब्रिटिश है, जो 4 दाने यहां बैठे कुछ कर रहे हैं, उनको भी आप पाकिस्तान में दिखा रहे हो कि ऑपोजिशन देंगे तुम्हें, वो भी छोड़ देंगे। आप मुझे ये बताएं ना, मैं चैलेंज, कोई बंदा जो अमेरिकन या ब्रिटिश आपकी कैबिनेट में जाता है, चाहे इस दौर में गया हो, नून लीग में गया हो, चाहे जरदारी, किसी के क्रेडेंशियल्स कभी आज तक किसी ने बताया कि इनके क्रेडेंशियल्स क्या है? व्हाई हैव दे वर गिवन दीस पोर्टफोलियोज? सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने एयरपोर्टों पे उठाते हैं इनको, इनके खाने पकाते हैं यहाँ पे और इनको फंडिंग देते हैं। या वो शौकत खानम के लिए क्वालियों के टिकट बेचते थे वो यहाँ पे, और या मेरा मकसद इनके खाने पकाते थे, या इंग्लैंड में पकाते थे, या यहाँ, और इनको पोर्टफोलियो दे के आप रियासत मदीना का मजाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल इतनी बड़ी कैबिनेट बनाकर, वो भी सारे फॉरेन। आप चाइना की बात कर रहे थे ना, वो एस्टेब्लिशमेंट की। आपकी कैबिनेट में इस वक्त कितने मिनिस्टर हैं जो चाइना से पढ़ के आए? आपकी कैबिनेट में जितने करप्शन है, वो किसी का पैसा चाइना में पड़ा? कंट्री आपने बेच दिया चाइना को, अपना पैसा सारा रखते हैं दुबई में। अच्छा, वो बात कर रहे थे आप पैसों की भी, बल्कि कि चाइना आपको क्रेडिट पे दे देता है, जो पैसा अमेरिका आपको देता रहा है
आपने दुबई के प्लाजे ऐसे खड़े कर दिए, आपने 300-300 मकान लंदन में ले लिए, कैसे ले लिए? वो उधार पे थोड़ी लिए, आपने तो कैश दे के लिए। कैश कहां से आई थी? अमेरिका से गई थी। सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप अब ब्लीडिंग आप खुद ना रोक सके तो फिर आप लोगों को किस तरह ब्लेम करेंगे? और चीमा साहब, अफसोस के साथ मैं कहता हूं, ये ब्लीडिंग 73 साल की है, 1 साल की नहीं है, 2 साल की नहीं है। यहां जो आया दिहाड़ी वार आया। मैं आज अमेरिका में क्यों बैठा हूं? मैं रिजेक्टेड हूं फ्रॉम पाकिस्तान। मैं अपनी 2 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज अमेरिका की लेके जाऊं, मुझे चपड़ासी ना रखे पाकिस्तान में। आप उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम लोग यहां बैठते हैं, हम देखते हैं पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, क्या क्या जुल्म हो रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और ये ब्लीडिंग ना रुके, और देयर इज नो रिलीफ इन साइड। क्यों में सिर्फ नेशंस ऑलवेज फ्लरिश और सर्वाइव बेस्ड ऑन नेशनलिज्म। जब आपकी कौमियत ना हो आप में, आप यही सोच रहे हो कि खा जाओ लौट जाओ, तो फिर ये दिस इज व्हाट हैपेंस। लेकिन मुझे यहाँ पे एक बड़े जेहन में सवाल आता है तारड़ साहब, और वो सवाल ये है कि डिस्क्रिमिनेशन जो आपने भी दिखाई कि जो आप भी जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे थे तो आप 24 एलिगेशंस लगे, तो क्या इतनी सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन होती है वहां पे? बिल्कुल हो रही है। मैं विटनेस हूं, मैं खुद आपको बता रहा हूं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि मुझे रिपब्लिकन पार्टी ने 24 एलिगेशन कश्मीर को सपोर्ट करने पे लगा दी थी। हालांकि मुझे अमेरिकन कहते रहे कि व्हाट वी गॉट टू डू विद द कश्मीर, वी डोंट हैव एनी इशू विद इट, वी नो यू वेरी वेल। लेकिन वो वेट करने वाले सारे इंडियन अमेरिकन बैठे हुए थे। और हमारे पाकिस्तानी, तो सबसे बड़ी बात ये है, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, आप जरा पोर्टफोलियो इनके देखें, नेगा टंडन का देखें, वो हिलरी क्लिंटन की सिफारिश पे आई है कैबिनेट में, जरा उनके क्रेडेंशियल्स देखें उनके। अब विवेक मूर्ति का जरा क्रेडेंशियल्स देखें उनके, हम उसके टक्कर के हैं उनके। हम लोग यहाँ पे बोलते 10 मिनट, अभी जितने से जितना कैलिबर मैंने देखा पाकिस्तान का, 10 मिनट बाद उनकी इंग्लिश खत्म हो जाती है। बिल्कुल, कहां जाएंगे? ना हमारा सर, हम असल में सबसे बड़ी बात है, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारा टोटल एजेंडा इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड माइंड, इससे आगे हम नहीं जा सकते, अफसोस के साथ। और इसीलिए हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। मैं भी उन्हीं में शामिल हूं, मैंने को पाकिस्तान के लिए कुछ ज्यादा काम नहीं किया, मैं खुद शर्मिंदा हूं, मैं खुद शर्मिंदा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने तारड़ साहब की, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो नेशनलिज्म है, उसी से आप चीजें, आपकी इज्जत भी उसी से होती है। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी कोई एक दूसरे को कोई मानते ही नहीं है। जो अमेरिका में बैठ के बातें करते हैं वो एंटी पाकिस्तान हो जाते हैं, जो यहाँ पे बैठ के तनकीद को बर्दाश्त नहीं करता, हर बंदा दूसरे को गद्दार कहता है। हम तो यहाँ पे अजीब मसले में फंसे हुए हैं, हर बंदा डर रहा है, मैंने ये बात नहीं करनी, वो कहता है मैंने ये नहीं करनी, मुझे फलान लेबल लग जाएगा, मुझे कहते फलान लेबल लग जाएगा। चीमा साहब, पाकिस्तान में 2 चीजें बहुत आसान है, गद्दार कहना और उसको काफिर कहना। ये मुसलमान नहीं है, ये काफिर कहना। ये ज्यादती पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट ज्यादती है, और इसमें मेरा मकसद है कि ये अल्लाह करे कि मेरा बेहतरी की तरफ जाए, अल्लाह करे कि मैं बड़े बड़े दोस्तों को, बड़े बड़े जो कर सकते थे पाकिस्तान के लिए, उनसे भी मैं मिन्नतें तरले करता रहा हूं यार कि खुदादा ना आज कुछ करो पाकिस्तान के लिए, कुछ करो पाकिस्तान। मैं आज तक, मुझे आई विश कि मुझे कोई मिला हो, नेशनलिस्ट बंदा मिला हो जिसने कहा हो कि पाकिस्तान ओनली और लेट्स वर्क फॉर पाकिस्तान। कहीं ना कहीं जब देखा आके तो उसमें जाती एजेंडा शामिल होता है, उसमें अपनी सेल्फ अप्रेज चीजें होती हैं, उसमें नेशनल कुछ नहीं है। हम ना अच्छे मुसलमान है ना अच्छे पाकिस्तानी है, अनफॉर्चुनेटली, क्या कहा जाए उसमें। लेकिन चाइना के बारे में जिस तरह मैं बात कर रहा था, इंडियन रिलेशनशिप सर, उनके साथ उसकी वजह यह है, उनकी क्लास और हमारी क्लास में डिफरेंस है, एजुकेशनल डिफरेंस है बिग टाइम। और दूसरा, जब एजुकेशन आप में आती है ना, तो अपनी जात से बढ़ के आप काम करते हैं। हमारा अभी उस अपनी जात से नहीं निकल पा रहे हम। हमारे सिर्फ हर एक पाकिस्तानी की, मैं यहां भी देख रहा हूं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, पाकिस्तान में हमारा मुड़ तोड़ के अपनी जात के आसपास ही घूमना है, फिरना है, उससे आगे हम निकल नहीं पा रहे। आप ये देखें कि उसमें से मेरे ख्याल में निकला तभी जा सकता है कि जब आप, अब मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। मुझे कई दफा किसी ने पूछा कि ताड़ साहब, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट यू प्लानिंग इन द फ्यूचर। मैंने कहा यार, माई इशू इज माई लेगेसी नाउ। मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूं कि मैं चाहता हूं अगर मैं दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे याद करें, अच्छे लफ्जों से याद करें। पैसा तो क्या है, पैसा तो मुझसे पहले भी लोगों ने बहुत ज्यादा कमाया था, बाद में भी कमाया होगा, लेकिन वर्सेस मैं देख रहा हूं कि इतनी लूट मार। मैं आई एम नॉट अ रिच पर्सन चीमा साहब, लेकिन मैं देखता हूं आसपास जब पाकिस्तान में यहां इतना पैसा है, इतना पैसा है, लेकिन उनकी वो कहते हैं ना कि अखा नहीं के ढिड भर गया, अखा नहीं पिया रज दियां, उन्होंने अखा नहीं रज रही। मैं मेरे समझ तो बाहर है कि हालांकि इनको पता है, मुझे अभी तक याद है शेख रशीद साहब, मैं नॉट अ बिग फैन ऑफ हम, लेकिन उन्होंने एक दफा फरमाया था कि कफन दियां जेबां नहीं होती।
हर एक बंदे को पता है कि कफन की जेबें नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला माफी दे, हमारा सिर्फ उसी चीज पे अच्छा घर, बड़ी गाड़ी और अपना, वो कहते हैं ना, मैं जो कुछ बनाया मैं अपने घर ही ले जाऊं, किसी के साथ ना करूं, ये मैंने सीखा है और अप्लाई किया टीम वर्क के बारे में। मैं आई डोंट डू दैट, मैं मेरा यहाँ पे बिजनेस अमेरिका में आके सीखा है, लेकिन टीम वर्क आप मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ में चले, मैं इट्स नॉट सेल्फ अप्रेजिंग, माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज अ टीम बिल्डिंग एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रांग टीम इन माय बिजनेस। जबरदस्त। अच्छा तारड़ साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की, जाहिर बात है ये मेरे दिल के बड़ी करीब बातें आप कर रहे हैं, लेकिन सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब जो है उनको वॉशिंगटन में कैसे देखा जाता है? मैं अगले दिन कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के प्रोफेसर से बात कर रहा था जो कि बेसिकली इंडियन ओरिजिन के थे अपने यूट्यूब के लिए, तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई आज भी देखें अमेरिका में जो है वो खान साहब को जो है ना तालिबान खान कहा जाता है। और फिर दूसरा सबसे बड़ा एक, मैंने रिसेंटली इस पे वीडियो भी बनाई है, जो इमरान खान साहब ने यूएन की स्पीच में जो पहली बात ही की वही इस्लामोफोबिया। सो सारे मगरब को तो हमने अपना दुश्मन बना लिया है, अरबी सारे खामोश कर गए हैं हमने। हमारा एक तो ये प्रॉब्लम है, जैसे कोई बंदा जिदों बंदा 60-70 साल की उम्र है चपड़ देना और अल्लाह आते हो समझदा है मैं कोई मजहबी काम कर जावा। तो ये बिल्कुल ना चीमा साहब, I'm sorry to cut you, मेरे what is my opinion about Islam, my faith is my religion is very dear to my heart। मैं believe करना कि this is what I believe in, religion की उसके fundamentals, philosophy, उसके spirit को समझना चाहिए, बजाय आप उसके रिचुअल्स में पड़ जाए। अब नमाज, मैं छोटी सी आपको कई दफा पहले भी अर्ज की, नमाज सारा पाकिस्तान का जोर है, लेकिन नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती। हज पे जाते हैं, हज तर्जमे के साथ नहीं आता। मैंने कई अपने दोस्तों को, बड़े बड़े लहाज दोस्त है पाकिस्तान में, मैंने उनसे पूछा है कि आपकी नमाज जुड़ती है? जुड़ने से मुराद है कि जब आप हालते नमाज में जाते हैं, आप खुदा से हम कलाम होते हैं, तो आप खुदा की तरफ तो आपका ध्यान होता है या जूतों पे या दुकान पे होता है? तो अफसोस के साथ है कि उन्होंने यही कहा कि हमारा ध्यान दुकान। अब मैं मेरा इट्स नॉट इट्स अ बिग थिंग आई वाज गोना से, हमारे पाकिस्तान में ज्यादातर जखीरा अंदोजी या रमजान में कीमतें बढ़ा देना, हमारे अलहाज दोस्त जो कारोबार में ज्यादातर वही करते हैं। तो ये इस्लाम का स्पिरिट नहीं है, ये इस्लाम की टीचिंग्स नहीं है। हमें इस्लाम को समझना पड़ेगा तर्जमे के साथ, और उसमें बिल्कुल उसमें मैं बल्कि एक छोटी सी बात अब आ रही था, आपने पूछा था मुझे कि इमरान खान साहब का इमेज क्या है। इमरान खान साहब का इमेज इसी चीज में डिफाइन हो जाता है। एक तो बाइडन साहब ने उनकी काल ही नहीं अभी तक की, उन्होंने, आप उसी से देख लें कि खान साहब का इमेज क्या है। दूसरा, वेस्ट में, ना सिर्फ वेस्ट में, पूरी दुनिया में एक इमेज है, लोग दबे लफ्जों से इस चीज का इजहार करते हैं, लेकिन यही कहा जाता है, अमेरिका में भी समझा जाता है कि खान साहब इज नॉट अ डिसीजन मेकर, ही इज नॉट सिटिंग ऑन द स्टीयरिंग व्हील। जिस तरह दूसरी पार्टियां कहती हैं कि सिलेक्टर और सिलेक्टेड जो कहते हैं, वो इनके बारे में यहां भी ये बिल्कुल ऐसा इमेज है कि ओरिजिनल पावर इज नॉट विद इन हिमसेल्फ, ही इज नॉट अ डिसीजन मेकर। और दूसरा ये कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, अब मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं आपको, पाकिस्तान के हालात देखें। हालात ये हैं चीमा साहब, आपने इतना पैसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एज ए अंडर डेवलपिंग कंट्री होने के बाद करतारपुर मार्ग पे लगाया आपने, लेकिन उसकी एडवर्टाइजिंग में कुछ भी नहीं लगाया आपने। उसकी पाकिस्तान एम्बेसी उनको प्रमोट उस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकी। मैं रिसेंट एक छोटी सी मिसाल देता हूं, पाकिस्तान ने एक डिसीजन लिया है ऑन अपॉन अराइवल वीजा फॉर सिख जो बाहर रहते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, सिख इज अ वेरी वेल्थी नेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उनके लिए खासकर जब आपने अपॉन अराइवल वीजा किया है, उसको एडवर्टाइज तो करें आप। किसी को पता ही नहीं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और फॉरेन एक्सचेंज पड़ी जिसकी हद कोई नहीं, लेकिन किसी को पता ही नहीं, कोई किसी को पता नहीं। एम्बेसियों में सफारशी लोग, एमएनएस के और दूसरे रिश्तेदारों के, पावरफुल लोगों के रिश्तेदार एम्बेसियों में आ जाते हैं और वो समझते हैं कि वी आर इनविंसिबल, हमें हाथ नहीं लगाया जा सकता। वो अपने काम कहां करते हैं। ये एक ट्रेंड, ये चेंज खत्म करना होगा तो आगे चलेंगे, वरना पाकिस्तान, मैंने जिस तरह आपको बताया कि जब एक मरीज को जो किसी हादसे में होता है, उसको जब इमरजेंसी रूम में लाया जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी पेन खत्म करने की कोशिश नहीं करते, ब्लीडिंग रोकते हैं। ब्लीडिंग रुकेगी तो दर्द की दवा देंगे, लेकिन हमारी ब्लीडिंग 73 साल से रुक नहीं रही, इसको रोकना होगा, फिर दर्द की दवा होगी। चाइना और इंडिया हमारे लिए कुछ नहीं करे। मैं छोटा सा आपको बताता हूं, दो चीजें मुझे गिला है आपके मीडिया पे, दो चीजों का। एक तो हर जो हमारा एंकर है वो ये एक इमेज दे रहा है कि चाइना 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 अटैक करेगा इंडिया पे, कश्मीर छीन के हमारी झोली में डाल देगा। एक तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात।
दूसरा, एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी आपके पाकिस्तान के लिए, आपके मीडिया के लिए, जो ब्रॉडशीट वालों ने जो सारा चट्टा खोला था पिछले सारे करप्शन वालों का, किसी ढंग के स्ट्रॉन्ग किसी एंकर ने प्रोग्राम में एक सॉलिड प्रोग्राम करके कौम को अवेयरनेस नहीं दी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उस हमाम में सारे नंगे थे वहां पे, लेकिन कोई अच्छी तस्वीर उसकी ड्रा नहीं की जा सकी। एक अपॉर्चुनिटी थी, इट वाज मिस्ड। उसमें हमारे करंट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी जो कमीशन मांग रहे थे, किस तरीके से वहां हाई कमीशन के अकाउंट में से उन्होंने पैसे जबरदस्ती निकाल लिए, वहां इतने पैसे क्यों मौजूद थे, ये क्वेश्चन मार्क था। कोई इसका ना जवाब गवर्नमेंट की तरफ से दे सका, ना किसी एंकर ने कोई अच्छा प्रोग्राम किया। ये दो गिले मुझे रिसेंटली थे ज्यादती की। नहीं, ये तो सारी बात है, सही बात है कि ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारे हर मसले का हल चाइना है। वो चाइना ने भी अभी आपको पता है हाथ खींच लिया था FATF और बहुत सारी और चीजों में भी। उन्होंने कहा भाई हम हर जगह आपको जो है ना वो रेस्क्यू नहीं कर सकते, आपको कुछ खुद भी करना पड़ेगा। सो ये गलतफहमी यहाँ पे है, और जब तक वो आपकी बात सही है, ये लूटा हुआ माल और ये सारा पैसा ये पाकिस्तान में, इसके ऊपर खान साहब ने भी हर चीज को इतना सियासी कर दिया हुआ है कि वो मसले का हल ज्यादा और सियासत ज्यादा होती है। चीमा साहब, उसमें एक और चीज मैं बल्कि ये ऐड करना चाहूंगा कि खान साहब हमेशा कहते हैं कि मैं NRO नहीं दूंगा। NRO तो आपने दिया हुआ है, दिया हुआ। आपने जब नवाज शरीफ साहब कंट्री छोड़ के गए तो NRO का हिस्सा था। वो NRO जरदारी साहब जो है उनकी परमानेंट बेल कर दी गई सेहत की बेसिस पे, वो NRO का हिस्सा है। वो मुल्क के एक मेजर सूबे में दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं पिछले कई सालों से। NRO है उनको। आप कौम को किस तरह बेवकूफ बनाएंगे कि मैं NRO नहीं दूं, मैं मर जाऊंगा NRO दूं। भाई NRO तो दिया हुआ है आपने, भाई आपसे बार। वो मरियम नवाज जो है, आप कहते हैं अगले दिन भी एक हमारे मोहतरम मिनिस्टर साहब ने बड़ा शोर डाला कि मुजरमा है, मुजरमा। ओ भाई मुजरमा बाहर जलसे कर रही है, ये NRO नहीं तो और क्या है भाई। NRI को आपने तो NRO की नई डेफिनेशन बता दी है कि काम भी कर, जिस तरह वो जरदारी साहब कहते उत्तो हमले करी जो असि थलो ओदी मेरा बस दे ओदी तरदीद करते रहा। उधर से कौम को कह रहे NRO नहीं दिया, अंदरों NRO दिता है। तुसी पढ़ के सारा ये अफसोस के साथ कि तुसी आपके ट्रेजेडी यही है, हर बंदे के हाथ में स्मार्टफोन है, उन्हें पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, लेकिन बेचारों के ना वोट गिनती होते हैं, ना उनके जज्बात इंटरप्रेट होते हैं। उनको एक हास्टेज की सिचुएशन में बैठे हैं पाकिस्तान में बेचारे, कभी सर्दी से मर रहे हैं, कभी जलजले से मर रहे हैं, कभी कोरोना से मर रहे हैं, ते अपने बच्चे सारे आंदे हथे फिरन लगे। मैं हैरान होता रहना, आपके 18-18 ग्रेड के बच्चे, अफसरों के बच्चे यहाँ पे जॉर्ज टाउन, जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटियों में $1-1 लाख साल का खर्चा करते हैं। $1-1 लाख। मैंने जिंदगी में बड़ा कुछ कमाया, मैंने 4 बच्चे पढ़ाए हैं, मेरा तो निकल गया खुदा की कसम। मेरी समझ नहीं आते कि आपके SDO एक्सियन लेवल के लोगों के बच्चे जॉर्ज टाउन पढ़ रहे हैं। सही कह रहे हैं। मैं कहां से शुरू करूं, कहां से खत्म करूं? वो मेरा अफसाना बड़ा दर्दनाक है, मैं लेकिन इंशाल्लाह ये जो अफसाना है आपका आहिस्ता आहिस्ता सुनते रहेंगे, और जारी बात है अवाम तक ये बातें पहुंचती रहेंगी। आज की डिस्कशन का तारड़ साहब मकसद ही ये था आपके साथ, एक तो इंडियंस जो हैं वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उनको समझना, और दूसरा पाकिस्तान का जो इमेज है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो सकता है, और तीसरा जो आप जारी बात है पाकिस्तानी होने के नाते जो आपके अंदर वो एक दर्द है पाकिस्तान का, और जैसे चीजें यहाँ पे खराब है और मिसमैनेज है, और जो आपने जबरदस्त बात की, आपने कहा जब तक नेशनलिज्म ना हो वो कौमें नहीं बनती, या हर बंदा अपनी मर्जी की डेफिनेशन दे रहा है, अपनी मर्जी का सर्टिफिकेट दे रहा है, हर बंदे का अपना किबला है। सो ये मुझे नहीं पता कैसे चीजें जो है वापस ट्रैक पे आएंगी, बट लेट्स होप हाउ थिंग्स मूव। अल्लाह करे चीजें बेहतर हो। तो तारड़ साहब सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आपने हमेशा की तरह बहुत ज्यादा एनलाइटन किया व्यूअर्स को भी और मुझे भी। थैंक यू वेरी मच। चीमा साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲੀ ਪਿਆਰ ਸਲਾਮ। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुश रहो, वसते रहो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।